नमस्कार, मैं गीता श्री। सबसे पहले जन सरोकार मंच को मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज कहानी पाठ का आमंत्रण दिया। और देवेंद्र जी, सत्यप्रकाश जी, आप सबका बहुत आभार पहले ही। फिर मैं कहानी पाठ में डूब जाऊंगी। आज जिस कहानी का मैं पाठ करने जा रही हूँ वर्तमान साहित्य के विशेषांक में छपा था। और इस कहानी को पाठकों ने पसंद किया। और मैं कहानी की प्रक्रिया थोड़ी सी बता देती हूँ कि एक लड़की थी जो मेरे पास बहुत आती जाती थी, और वो हमेशा देर कर देती थी काम पर आने में। तो उससे फिर मैंने उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा, तो उसने मुझे बताया कि वो क्या करती थी और कैसे वो अपने परिवार की हेल्प कर रही है काम करके, और कैसे। तो उसकी पूरी ज़िंदगी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मैंने फिर एक कहानी बनाई, मतलब कहानी जैसी ही उसकी ज़िंदगी थी। तो इस कहानी का शीर्षक है स्वप्न भंग। उहू, मुझे सोने दो ना। उठ ना सबरी की माँ, तुझे काम पर नहीं जाना? आज से ऑफिस खुल गया, काम पर लौटना है। चल उठ, काल रात्रि बीत गई, अब जग जा। देख कैसी भोर हुई है। पति की खुरदुरी आवाज ने उसका स्वप्न भंग कर दिया था। अक्सर सुंदर सपने भोर में ही आते हैं। वो इस यकीन में जीती है कि भोर के सपने हमेशा सच होते हैं, एक न एक दिन होंगे। इस वक्त भी वह सपने में विचरण कर रही थी, जहां अलगनी में अनेक जलेबियां लटकी हुई थी। सबके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और सब जलेबी की तरफ दौड़ रहे हैं। जो सबसे पहले जलेबी मुंह से झटकेगा झपटेगा वह विजेता घोषित। वो भी दौड़ रही है, बस पहुंचने वाली है सबसे आगे। जलेबी और उसके होठों के बीच की दूरी कम होती जा रही है। वह उत्तेजना से हाँफ रही है। तभी किसी ने पीछे से धक्का दिया। बिना जलेबी अलगनी से उतारे वह गिर पड़ी। भक से आंखें खुल गई। जलेबी उसका निवाला बनते बनते रह गई। दौड़ में हार जीत की उतनी चिंता नहीं जितनी उस ताजा जलेबी की थी जिसमें से रस टपक रहा था। मन ही मन पति को भद्दी सी गाली देकर रह गई। जाने कब से जलेबी नसीब ना हुई, कमबख्त सपने में भी नहीं खाने देता है। हकीकत में जमाने से नहीं खाई, देखना तो दूर की बात। रोटी नसीब हो रही थी या क्या, ये क्या कम बड़ी बात थी। लेटे लेटे लंबी आह निकली और इत्र और हवा में विलीन हो गई। जाने किस दौर से गुजरी पिछले कुछ महीने जिंदगी कि सिर्फ सांसें गिनना याद रहा। पेट भर लेना काम लगा और लोगों से दूरी बनाकर जीने का सलीका आ गया। खटिया पर बगल में बैठा पति लगातार उसे धक्का देकर उठा रहा है। वह ऑफिस जाने के नाम से ही उत्साहित हो उठा है। उनिंदी आंखों से उमा देवी ने खिड़की के बाहर देखा। सुबह जलेबी की तरह चमक रही थी और दिन का रंग जलेबी की तरह पीला नारंगी हो रहा था। मन को दिलासा देती है, कोई बात नहीं, लौट आए जलेबी के दिन, अब मिलेगी। पहले की तरह सब कुछ सामान्य हो गया है। तनख्वाह उठाते ही किलो भर जलेबी लाकर भकोसेगी। जलेबी के बारे में सोचते ही मुंह में पानी भर आया। उसकी स्मृति ही मुंह को पनिया देने के लिए काफी है। खटिया से उठना नहीं चाहती है। पता ही नहीं चला कितने समय से समय ठिठका रहा। न तारीख बदलते पता चली, न दिन रात का पता। बस किसी तरह भयावह वक्त है, घर में छुप कर रूखी सूखी खाकर काट लेना है। एक दिन सब ठीक होगा, उसका दिल दिलासा देता रहता था। उसे उसी तरह पड़ा देखकर पति झुंझला उठा। उठना, क्या बहाने करती है? तुझे आराम हराम की आदत पड़ गई है, काहिल औरत। तुझे खुश होना चाहिए कि हम काम पर वापस लौट रहे हैं। काम पर? उमा देवी बुदबुदाई। उसे बाहर जाने की, काम करने की आदत ही नहीं रही। सारी दुनिया उसी एक कमरे में सिमट कर रह गई थी। दो छोटे बच्चे, पति राजभर निषाद और उमा देवी खुद। क्या फिर से उसी तरह अपने काम में जुड़ पाएगी? मन में सवालों के अंधड़ और उसमें उधियाती उमा देवी। उसे खुद पर इतना भरोसा है कि कोई भी काम कर लेगी, लेकिन उसके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं। बहुत से हुनर खुद में छुपाए रखती हैं औरतें। वक्त पड़ने पर किसी काम में मन प्राण से लगकर अपना और अपने परिवार का पेट तो पाल ही लेती हैं। उसके आसपास की कितनी औरतें कोठियों और सोसाइटीज में मेड का काम करती हैं। सुबह सुबह बन सवर कर सब के सब घर से निकलती हैं, मजे में लौटती हैं। ऐसी औरतें किसी भी तरह का काम करना जानती हैं, इसीलिए ठसके में रहती हैं कि उनके पास काम की कमी नहीं। उमा ने क्रेच की दाई बनने का काम चुना था। उसे बच्चों की देखरेख करना पसंद था। कई बार ठेकेदार ने उसे साइड पर आने को कहा, ज्यादा पैसे का लालच दिया। उमा देवी को लगा शायद उससे ज्यादा शारीरिक श्रम का काम नहीं हो पाएगा। अपनी दुबली पतली काया देखकर वह सकपका जाती थी, कहीं ईंटों और रेत के ढेर में गिरकर दब न जाए। कल्पना में वह टोकरी से रेत उठाती, सिर पर ईंटों का ढेर रखती और उसकी समूची काया हिलने लगती। फिर अपनी दुबली टांगे जमीन में धंसाकर तन कर खड़ी हो जाती। फिर खुद को समझाती, कर सकती है कोई भी काम, उमा तू कर सकती है कोई भी काम, बस हिम्मत मत तोड़ना।
क्या सोच रही है सबरी की माँ, उठ हिम्मत कर। मैं भी आलस करता तो कहाँ जा पाता। राजभर ने उससे उकसाया। वो उठ खड़ी हुई। नौकरी पर लौटने की खुशी उमा देवी के चेहरे पर देखना चाहता था। देखा, मैंने कहता था जल्दी ऑफिस खुलेगा, साहब वापस काम पर बुलाएंगे। बुला लिया ना। उनको मेरे जैसा चाय बनाने वाला कहाँ मिलेगा। साहब को मेरे हाथ की चाय की लत पड़ गई है। हमको बोले ही थे गांव मत जाना, कोई दिक्कत हो तो हम लोग हैं, मदद करेंगे। इतना सुनते ही बिदक कर बिस्तर से उछल पड़ी उमा देवी। बड़ा मदद किए। क्या मदद कर दिए बोलो। शुरू के कुछ महीने आधी तनख्वाह दिए, फिर वो भी बंद। थोड़ा बहुत राशन भिजवाए, उससे हम लोग जी पाते। वो तो हम बहुत बचत किए, उसी से जान बची, नहीं तो क्या हालत होती। ये मालिक लोग कहते बहुत हैं, हमें फंसा कर रखने की चाल होती है इनकी। कभी कमर पर हाथ रखती तो कभी दोनों हथेलियां पीटती। चंडिका बन गई थी उमा। लेकिन उमा देवी की आंखें तीखी प्रतिक्रिया से बेपरवाह राजभर निषाद ऑफिस जाने के लिए तैयार होता रहा। उसको नोएडा सेक्टर 63 का चमचमाता कॉरपोरेट ऑफिस बुला रहा था। वो तैयार होता रहा और पत्नी को समझाता रहा। उनके बारे में सोच, जो गांव लौट गए, कहाँ आए अब। मनसुखा तो रास्ते से मिला गया और सुरेश्वर साइकिल के लेके कितना दिन में पहुंचा। हम लोग बच गए, मालिक ने बचा लिया, नहीं तो किधर लौटते। जवान होती लड़की को लेकर पैदल जाना सुरक्षित नहीं था ना सबरी की माँ। राजभर उसे उसी अवाक हताश हालत में छोड़कर समय पर ऑफिस निकल गया। हमको तो मालिक बुलाए नहीं, तुम जाओ, हम पता करेंगे क्रेज खुला कि नहीं। पीछे पीछे पलट कर बोला, तू फोन कर ले, मोबाइल तो है ना तेरे पास। हाथ हाथ पर हाथ धरे न्योता का इंतजार करेगी क्या। राजभर का चेहरा खुशी से दमक रहा था। चेहरे पर मास्क लगा था। उमा देवी ठीक से न देख सकी कि वो कितना खुश दिखाई दे रहा था। बिल्डर के दफ्तर में चाय बनाते बनाते राजभर को 10 साल हुए। उसके हाथ की बनी चाय का स्वाद सबको पसंद था। अपने गांव भगवानपुर के हाईवे के ढाबे पर स्वादिष्ट चाय बनाने वाला राजभर एक दिन परिवार समेत उखड़ कर नोएडा चला आया था। 10 साल से बिल्डर के दफ्तर में किचन संभाल रहा है और मालिक समेत सभी स्टाफ का प्रिय चाय वाला बन चुका है। उसे मजाक में ऑफिस के कर्मचारी कहते भी थे, मालिक सबकी छटनी कर देगा, तेरी नौकरी सबसे पक्की है भाई। राजभर भी जानता था कि अच्छी चीज़ों का विकल्प नहीं होता। उसे कोई और काम तो आता नहीं था। बचपन से ढाबे में छोटू बना और एक दिन खुद छोटू का उस्ताद बन गया। गांव से उठकर शहर तक का सफ़र उसे रोमांचक लगा था। उसने कभी वापसी के बारे में नहीं सोचा था। उसके हिसाब से बच्चों की जिंदगी बन रही थी। उमा देवी भी काम पकड़ ली थी क्रेच में। बच्चों को बिल्डर के ही अस्थायी स्कूल में डाल दिया गया था, जहाँ मजदूरों और मिस्त्रियों के बच्चे पढ़ते थे। नोएडा का पूरा एक सेक्टर बिल्डर के कब्जे में था। सालों साल वहाँ काम होते रहना था। वहाँ मजदूरों की अस्थायी किंतु बड़ी बस्ती बस गई थी। राजभर अपनी कमाई से खुश था। पगार 8,000 से 20,000 तक जा पहुंची थी। परिवार चल रहा था। कभी पत्नी के चेहरे पर कोई हीनता या दीनता के भाव नहीं दिखते। दोनों अकुंठ भाव से बतियाते जीते चले जा रहे थे। उनकी रोज शाम की गप्पों में बेटी की शादी के लिए पैसा बचाना, गांव की तरफ कोई लड़का ढूंढना और 18 साल की होते ही विवाह कर देना जैसी चिंताएं योजनाएं शामिल होती। या फिर शाम को सारे बस्ती वाले जहाँ अड्डे पर जुटते तो उनकी महफिलों में गाने बजाने में लग जाते। कोई खा पी रहा होता तो कोई जुआ खेलने की फिराक में होता। तो राजभर जैसा व्यक्ति जिसे सिर्फ चाय का नशा हो, वो फागुन चैत के बीच का कोई लोकगीत टेर देता। गोरिया पतरिया जैसे लवंगिया के डार, पनवा जैसन गोरी पात्री हो, फुलवा ऐसन सुकुमार। मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने वाले मास्टर जी हारमोनियम लेकर बैठ जाते। कोई ताली बजाता, कोई खपड़ी उठाकर बजाने लगता। जिसके हाथ में जो लगता उससे धुन निकालने की कोशिश करता। लगभग रोज शाम महफिल जमती थी, जहाँ सारे अपने दिन भर की थकान भूल जाते। रात भर ने अपने कंठ में सुर बचा रखा था। अपनी स्मृति में वे गीत भी जिन्हें पुरखों को गाते सुना था। उसके बच्चे इन गानों से मुंह बिचकाते थे। उनके हाथों में माता पिता से शाम को झटक लिए मोबाइल होते थे, जिनमें वे नए दौर के फिल्मी गाने सुना करते थे। उनके संग गाते थे। बेटे का कंठ सुरीला था, जो संग संग गाने का अभ्यास करता था। बेटी सुस्त थी, किताबों में डूबी रहती। माँ का हाथ बटाती है, किताबें पढ़ती रहती। उसकी आंखें ज्यादातर शून्य में टिकी होती, मानो क्षितिज में कुछ तलाश रही हूँ। राजभर ये सब नहीं समझता था। उसे तो जिंदगी ठीक चलती हुई लगती थी। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो अचानक जिंदगी ब्रेक लेती है, जैसे किसी एक्सप्रेस ट्रेन की जंजीर खींच दी हो या किसी अदृश्य हाथ ने। अकेले राजभर का जीवन नहीं, समूची दुनिया की ट्रेन की जंजीर खींच दी गई थी। ट्रेन किसी सुनसान निर्जन जगह पर खड़ी थी। सवारियों का दम घुट रहा था। न वे उतर सकते थे, न किसी गंतव्य तक पहुंच सकते थे। सब कुछ ठहर गया था। राजभर की हिम्मत डगमगाई। एक बार सोचा बसें चल रही हैं, गाँव निकल लें। पैदल जाने की तो हिम्मत न हुई। पूरी गृहस्थी उठाकर कहाँ जाता। हाईवे का तो ढाबा बड़े होटल में तब्दील हो चुका था।
उसके मालिकान बदल चुके थे, गांव में कुछ भी नहीं बचा था। पुश्तैनी धंधे के बारे में कुछ नहीं पता उसे, बस सुना करता था कि दादाजी नाविक थे, सवारियों को पहलेजा घाट से महेंद्रू घाट तक नाव से पहुंचाया करते थे। एक दिन वो भी बंद हो गया तो वे भी दरबदर हो गए। राजभर को कोई और काम नहीं आता था, वो चाय बनाने के सिवा कोई काम नहीं जानता था। चाय से उसकी साख बनी थी, सबका प्रिय हो चला था, उसका विकल्प माली के पास भी नहीं था, तभी तो उसे कभी उसे निकालने की धमकी नहीं दी। जब दफ्तर अनिश्चित काल के लिए बंद हुआ तो राजभर सदमे में चला गया, लेकिन जब बिल्डर मालिक ने उसे फोन पर कहा कि उसे पगार मिलती रहेगी, अगर लंबा खिंच गया तो पगार आधी मिलेगी ताकि जीवन चलता रहे, चिंता न करे, जो चाहिए मिलता रहेगा, गांव नहीं लौटने की हिदायत भी दी। पहली बार धमकी दी कि गांव गया तो लौटकर वापस नौकरी नहीं मिलेगी। राजभर नौकरी के बारे में सोचकर ही काँप गया। यही नौकरी उसकी पहचान है, शान है और उसके परिवार की जान है। उमा देवी भी उससे थोड़ा ही कम कमाती तो है, तभी अच्छी जिंदगी जी पा रहा है। उमा देवी ने भी उसे बताया कि क्रेज की हालत ठीक न होने से बंद हो गया है, उसे कोई पगार नहीं मिलेगी, आधी भी नहीं है। तो दोनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसने भी बच्चों की देखरेख के अलावा कोई काम सीखा ही नहीं था। क्रेच में उसकी तारीफ होती थी, वो अपने काम से खुश थी। इस काम में मेहनत और परेशानी तो थी, मगर शाम को जल्दी छूट कर घर आ जाती थी। घर पर दोनों बच्चे अपना काम खुद कर लेते थे। इस खबर ने अचानक उन्हें अवाक कर दिया था। दोनों बच्चे माँ बाप को फटी फटी आंखों से देखते रहे देर तक। तनाव से उभरी हुई ललाट की नसों को वो देख नहीं पा रहे थे। उमा देवी की आंखों से जैसे सूखी रेत झरने लगी थी। कई दिनों तक माथा पकड़े उसी रेत पर बैठी रही। आपस में सबके अबोला रहा, सिर्फ हिदायतें थी, बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, मास्क लगा कर रखना है। एक दिन रेत में उसकी सांसें उखड़ने लगी तो रेत झाड़ कर उठी। फिर जिंदगी को उस बंद की आदत होने लगी। फिर चिंताएं दूसरी हो गईं। कम पगार में घर चलाने की चिंता उन्हें खाने लगी। झुग्गी बस्ती के आधे से अधिक लोग गांव लौट गए, कुछ हिम्मत करके पड़े रहे, कुछ अब हार मानकर जाने की सोच रहे थे। सबकी जमा पूंजी खत्म होने लगी थी। जो बच गए थे वे आपस में राशन बांटने लगे थे। ठेकेदारों ने मदद पहुंचाई, सरकार की तरफ से भी थोड़ी राहत पहुंची, लेकिन जरूरतें ज्यादा होती हैं, उनकी पूर्ति कम। राजभर की पगार आधी, वो भी समय पर नहीं मिल रही थी। वो मालिक को फोन करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उमा देवी ने अपनी बचत के पैसे निकालकर राजभर के हाथ में धर दिए। वह पैसे बेटी के लिए गहने बनवाने के लिए जमा कर रही थी। उन्हें देते हुए कलेजा कांपा, मगर बुदबुदाई, जिंदगी बची तो न गहने बनेंगे, पहले हम तो बचे। राजभर गलानी से भरा बैठा रहा। बेटा सोमू दूर से यह सब देख रहा था। उसने घर के कोने में रखे अपने कपड़ों में हाथ लगाया, कुछ निकाला और पिता के हाथ पर धर दिया। कुछ सिक्के, कुछ मुड़े तुड़े 10 और 20 के नोट थे। राजभर ने हक्का बक्का होकर उसे देखा। यह क्या? दाएं बाएं देखते हुए, पिता से नजरें चुराते हुए सोमू ने कहा, वो अपनी बस्ती की बिमला आंटी है ना, टिफिन वाली। मैं दोपहर में रोज लोगों को टिफिन पहुंचाने जाता था। वो मुझे बदले में 10-20 रुपए देती थी। मेरी कमाई के हैं, चोरी के नहीं है पापा। शुरू में बोलते हुए आवाज अटक रही थी। अंत में वो तन कर खड़ा हुआ। कमाई के पैसे बोलते हुए चेहरे पर स्वाभिमान की झलक आई। तू स्कूल छोड़कर डिलीवरी करता था? नहीं पापा, टिफिन टाइम में करता था, रोज नहीं, कभी कभी। राजभर ने उसे गौर से देखा। रूखा सूखा चेहरा, बाल बढ़े हुए, मुड़ी तुड़ी टी शर्ट, अपनी कमाई का दम भरने वाला लड़का। पैसे खर्च क्यों नहीं किए? किस लिए बचा रहा था? अनेक सवाल कुलबुला रहे थे। उसे बेहिसाब क्रोध भी आ रहा था। उसे किसी तरह दबाकर बस इतना ही पूछ सका, तो इन पैसों का क्या करने वाला था? क्या जरूरत पड़ गई थी? राजभर का चेहरा स्याह हो गया था। भीतर कुछ सुलग रहा था। शायद वह यकीन सुलग रहा था कि जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। आखिर उसके बच्चे को कमाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहाँ कमी रह गई थी? रोटी और किताबें, कपड़े तो दे ही रहा था। इसके अलावा भी कोई जरूरत होती है बच्चों की, जिसे वो नहीं जानता था। उसने बेटी की तरफ घूर कर देखा। क्या पता वो भी उसे हैरान कर दे। बेटी के चेहरे पर जरा भी सिलवट नहीं पड़ी थी। उमा देवी की आंखों से जरूर तीर तरकस छूट रहे थे। इस समय कोमल स्वभाव राजभर पत्थर की तरह सख्त दिखाई दे रहा था सबको। सोमू पिता की सख्त आवाज से सिहर उठा। उसने सिहरते हुए जवाब दिया, मुझे और दीदी को एक मोबाइल खरीदना है। किस लिए? पढ़ाई के लिए। अब जब जरूरत पड़ती है तो मेरा या माँ का तो मोबाइल लेते ही हो, अलग से क्या जरूरत पड़ गई दोनों को? किसका दिमाग है, तेरा या इस छोकरी का? बेटी सबरी को उसने अग्नि नेत्रों से घूरा। हम दोनों का। दोनों एक साथ बोल पड़े। लेकिन क्यों? उमा देवी चिल्लाई। उनका मन हुआ पास में रखा गिलास उठाकर दोनों पर फेंक मारे। क्या करेगा मोबाइल का? बित्ता भर का छोकरा। पढ़ाई के अलावा क्या करेगी तू सबरी? इंस्टाग्राम चलाएंगे, मौज ऐप पर गाना डालूंगा, मुझे गाना सीखना है, यूट्यूब पर क्लास लूंगा।
इतना बोलते हुए सोमू सरपट बाहर भाग गया। सबरी इधर उधर खिसकने का रास्ता देखने लगी थी। सोमू के जवाब से माँ बाप की बोलती बंद हो गई थी। न गुस्सा उगलते बने न चिल्लाते। वह खुद उन्हें मोबाइल खरीद कर नहीं दे सकता था। पढ़ाई के लिए जितनी देर जरूरत थी दे देता था, उसके बाद दोनों अपना मोबाइल लेकर काम पर निकल जाते। स्मार्टफोन सिर्फ राजभर के पास था। उमा देवी के पास साधारण फोन था जिस पर सिर्फ बात हो सकती थी। व्हाट्सएप भी नहीं चलता था। बच्चे पिता के फोन पर लगे रहते थे। शाम को वह घर लौटता तो मोबाइल बच्चों के हाथ में चला जाता। वो समझता था वे गेम खेल रहे हैं, लेकिन वहां तो बच्चे कुछ और ही दुनिया तलाश रहे थे। जब तक घरों में बंद थे, बच्चों के हाथ मोबाइल सिर्फ पढ़ाई के लिए लगता था। शाम को थोड़ी देर के लिए हाथ में लेने को तरस जाते। दफ्तर के दिनों में राजभर जब थका आता तो मोबाइल उन्हें थमाकर बाहर निकल जाता या लेट जाता। बच्चों की बातें सुनकर उसे रहम आ गया। कितना तरसते होंगे ये बच्चे, कभी मांगा नहीं। उमा देवी का गुस्सा 1 मिनट में पिघल गया। उसके बच्चे कितने लायक हैं कि अपने अरमानों की को मिट्टी में मिलाकर उन्हें घर खर्च के लिए पैसे दे रहे हैं। वह है कि उन पर गुस्सा हुई जा रही है। उसे गर्व होना चाहिए कि उसके बच्चों ने काम करके पैसा कमाया। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ईमानदारी से श्रम करने से जो पैसे मिलते हैं उससे मन और जीवन दोनों तृप्त होता है, बरकत भी होती है। क्या पता कल उससे कोई और काम करना पड़े। सोमू ने मेहनत करके कमाई की, ये बड़ी बात है। चोरी तो नहीं की, मांगा तो नहीं किसी से। हाथ फैलाने से बेहतर है मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना। अच्छा है, छोटी उम्र में ही बड़ी बड़ी बात समझ आ गई उसे। उसने राजभर को हाथ के इशारे से चुप कराया। राजभर खुद ही अवाक बैठा रहा, कहे तो क्या कहे। सबरी के पास जाकर माथे पर हाथ फेरा। चिंता मत कर, जल्दी सब ठीक होगा। ऑफिस खुलेगा, पूरी पगार मिलेगी, मालिक से कुछ उधार लेगा, मोबाइल खरीद दूंगा। कुछ ही दिन की बात है, बताना था ना मुझे। चुपके चुपके ये सब करना ठीक नहीं। सबरी ने सिर हिलाया। बस कह न सकी कि इस बीहड़ और निर्जन समय में ऐसी फरमाइशें रखकर उनके सुख चैन में सुराख कैसे कर देती। अपने सपनों और अरमानों का बोझ कैसे लाद देती कि वे कराह उठे। किस तरह वे रात दिन उनकी खातिर चिंता में घुलते रहे, उसकी आंखों ने सब देखा है। ऐसे समय में मोबाइल खरीद कर क्या कर लेगी? उससे परिवार का पेट नहीं भरेगा। ये पैसे अगर परिवार के काम नहीं आए तो बेकार है पैसा। उसने भाई को समझा बुझाकर बहुत जोखिम उठाकर पिता के हाथ में पैसे धर दिए थे। इस घटना के बाद से सबरी ने पिता को ज्यादा ही नरम और खामोश पाया, मानो कुछ खो दिया हो या कुछ पा लिया हो। माँ को ज्यादा ही चिंता में डूबे देखा, जैसे कोई बड़ी चिंता उन्हें भीतर भीतर खाए जा रही हो। उसके जमा पैसों ने घर का खर्च तो चला दिया कुछ दिन। उनके खत्म होते ही कई तरह की दिक्कतें शुरू होने वाली थी। इसका अंदाजा सबरी को कम, उमा देवी को ज्यादा था। वो ज्यादातर समय हक बकाई सी घर बाहर घूमती रहती थी। कभी बाहर बैठे निर्माणाधीन इमारतों को देखती जहाँ चहल पहल शुरू होने वाली थी। साइड पर लोग आने लगे थे। मास्क पहने लोग काम पर लौटने की तैयारी में दिखे। कुछ लोग घरों से निकलकर काम ढूंढने निकले थे। कुछ को ठेकेदार ने बुलाया भी था। बिल्डिंग का काम फिर से शुरू होने वाला था। रात भर मोबाइल पर लगातार फोन करता रहता अपने ऑफिस वालों को, और कभी झुंझलाता तो कभी माथे पर हाथ रख रख कर घंटों सोचता रहता। वे दिन अजीब मनहूस से थे जो कांटे नहीं कट रहे थे। चारों को लगने लगा था कि वे अपने अपने निविड़तम प्रदेश के तन्हा बाशिंदा हो गए हैं। किसी अपनी व्यथा कथा सुनाए। सबकी व्यथाएं और चिंताएं अलग अलग सी हो गई थी शायद। उस सुबह जब दफ्तर से फोन आया तो राजभर झूम उठा था। पहले जिस काम पर कभी कभी जाने से मन भागता था, थकता था, छुट्टी के बहाने खोजता था, उस सुबह वह वहां जाने के लिए एक पल भी इंतजार न कर सका। सबके आने से पहले ही उसने चाय घर में जाकर दूध औंट लेना चाहता था, पानी गर्म रखना चाहता था, चाय पत्ती भी रास्ते से लेते हुए जाना था। जाने किचन कितना गंदा पड़ा होगा, साफ सफाई भी करनी होगी, बर्तन पड़े होंगे उन्हें धोना होगा, अदरक रास्ते से लेकर जाना होगा। साहब तो आते ही बोलेगा अदरक वाली चाय। मौसम भी ठंडा है, अदरक फायदा ही करती है। जेब में कुछ पैसे पड़े थे, जेब टटोली। आश्वस्त हुआ कि ये चीजें खरीद सकता है। कितना काम, और उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसके प्राण विकल हो उठे थे। उसने उल्लास से भरकर ओमा देवी को जगाया। उसे उम्मीद थी कि उसका क्रेज खुल गया होगा, उसे भी फोन आता ही होगा, या उसे खुद फोन करके पता करना चाहिए। वह तैयार होकर सरपट घर से दफ्तर की ओर भागा, इस बात से बेखबर कि उसकी पत्नी जलेबी के सपनों में खोई हुई है। उसने उसे आलस ने घेर रखा है। उसे और नींद चाहिए। जब तक नींद में रहती है चिंताओं से बची रहती है। नींद दवा की तरह काम करती है। राजभर के जाते ही उमा देवी सजग हुई। उसे मानो होश आया। जलेबी सी मिठास होठों पर महसूस ही नहीं हो रही थी। कई बार तलब से भी स्वाद मिलता है, वहां तलब तो थी, स्वाद नहीं।
मन को समझा बुझाकर घर के काम जल्दी निपटाए और क्रेच में फोन लगाया। लगातार घंटी बजती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया। मन को ढांढस देती हुई तैयार हुई और क्रेच के लिए पैदल चल पड़ी। उसके जाते ही सोमू डिलीवरी के लिए घर से निकल गया। सबरी किताब लेकर बैठ गई। बहुत दिन बाद उसे खाली घर मिला था, वो एकांत जिसकी चाहत अक्सर होती थी। उसे सुकून मिल रहा था कि माँ बाप दोनों काम पर रोज जाएंगे, घर के हालात ठीक हो जाएंगे। पापा ने वादा किया है कि तो मोबाइल भी दिला देंगे। मोबाइल के बारे में सोचते ही वो छोटे से दर्पण के सामने चेहरा ले गई, पाउट बनाया, फिर तरह तरह की मुख मुद्राएं बनाती रही। गहरे विषादपूर्ण दिनों से बाहर निकलने के बाद ये उसका अपना ऐच्छिक एकांत था, जो वहाँ अपने चेहरे को, बालों को जैसा चाहे बनाकर दर्पण में देख सकती थी। उसे कोई दर्शक नहीं चाहिए था, खुद ही देखना था, खुद ही खुश होना था। देर तक उसकी उत्तेजना, उसका उल्लास, उसका आह्लाद उसके चेहरे से टपकता रहा, लेकिन ये देर तक नहीं चल पाया। अचानक उमा देवी घर लौटी थी। सबरी ने हड़बड़ा कर दरवाजा खोला। सामने सर्दी में भी पसीने पसीने हुई वो खड़ी थी, आंखें लाल हो उठी थी। टोकरी कहाँ है? वो उधर रखी है। क्या हुआ माँ? सबरी उसे इस हालत में देखकर घबरा गई। टोकरी खाली कर दे, मुझे लेकर काम पर जाना है। बड़ी खुरदुरी आवाज थी, मानो रेत चल रही हो। सबरी की हिम्मत न हुई कि पूछे कि काम पर ही तो गई थी, जल्दी लौट आई, वहां क्या हुआ? उमा देवी कुछ बुदबुदा रही थी। सबरी बदहवासी में सुन समझ नहीं पा रही थी। उसे अंदेशा हो गया था कि काम पर गई हुई माँ के साथ कोई हादसा जरूर हुआ है। अभी बता नहीं रही हैं, पापा के आने पर बताएंगी। उसने चुपचाप एक टोकरी लाकर माँ को पकड़ा दी, अपनी देह पर ओढ़ी हुई पतली शॉल का गोल घेरा बनाकर माथे पर रखा और बगल में टोकरी दबाकर निकल गई। सबरी ने देखा दूर उस तरफ चली जा रही है माँ, जिधर बिल्डिंग का काम फिर से शुरू हो गया था। उस दिन काफी लोग नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ ओझल हो गई थी। उसकी दुबली पतली काया हवा में हिलती हुई उसी भीड़ में गुम हो गई थी। जाते हुए माँ की परछाई लंबी होती जा रही थी। धूप तेज थी, हवा में बस सर्दी का एहसास था। शाम को राजभर जल्दी लौटा। कुछ दिन तक दफ्तर आधे दिन के लिए खुलेगा। काफी लोगों को घर से काम करने के लिए बोला गया था। राजभर पर काम का बोझ कम हो गया था। न सिर्फ काम का बोझ बल्कि पैसे भी कम, पगार आधी हो गई थी। आश्वासन मिला था कि सब कुछ सामान्य होते ही पहले जैसी जिंदगी हो जाएगी। इसी उम्मीद पर वो थोड़ा सुकून में था कि कम से कम पगार आधी सही मिलेगी तो। काम पर तो लौटा, घर के खर्च की चिंता तो न करनी पड़ेगी। उसका पुराना काम तो वापस मिल गया। कितनों के काम छिन गए, उनकी जगह नए लोगों ने ले ली। कुछ छोड़ गए, कुछ निकाल दिए गए। बहुत रोना पीटना देखकर घर लौटा तो बाहर सबरी और सोमू बैठे दिखाई दिए। उसने उमा देवी को आवाज लगाई। सबरी ने उसे सामने देखने का इशारा किया। राजभर की आंखें पहले से ही थकान और दुख से भरी थीं। जिंदगी से इतना नाराज तो कभी नहीं हुआ था। उसकी मनोदशा अजीबोगरीब थी। उसने सामने देखा, वहां दृश्य ही बदला हुआ था। थोड़ी दूर से सिर पर टोकरी लिए हुए उमा देवी आती दिखाई दी। पास आकर वो रुकी। राजभर उसे देखता रहा। उमा देवी के चेहरे पर स्वाभिमान की, आत्मविश्वास की जो गर्वीली चमक थी, उससे रोशनी फूट रही थी। वह इस औरत को कहाँ पहचानता था? पहली बार देख रहा था। वो जिस जलेबी प्रिया को जानता था वो कोई और थी। दोनों में कोई तालमेल नहीं। जाड़े की सांस थी, पसीने की बूंदें उमा देवी की कनपट्टी पर झिलमिला रही थी। बेटी के चेहरे पर निचड़ी हुई मुस्कान थी। बेटा द्रविड सा माँ को देख रहा था। राजभर को हक्का बक्का देखकर उमा देवी ने कहा, ले लोगे नौकरी, छीन न पाओगे टोकरी। उमा देवी ने टोकरी नीचे उतारी। उसमें ढेर सारा रेत भरा हुआ था। ब्लाउज के भीतर से रुपए निकालकर सोमू को दिए। चल जा, बन्ने लाल हलवाई के यहाँ से आधा किलो जलेबी लेकर आ। नौकरी तो हो ही गई है, मेरे लिए काम की कमी नहीं है सबरी के पापा। काम की चिंता हो चाहे नफा नुकसान, उसकी परवाह वो करते हैं जिनके लिए काम इज्जत प्रतिष्ठा से जुड़ा है। हम लोगों का क्या? हर काम एक बराबर, न छोटा न बड़ा। रोज कमाना है और खाना है, अपने को जिंदा रखना है, बच्चों को पढ़ाना है। सुनू न है सबरी के पप्पा की टुकुर टुकुर देखै छी। हम तो रोज घर में नकदी लायब हो, रोज आधा पाव जलेबी तक खाइए सकै छी। रौड़ा कथी सोचै छी कि हम बेसी बोलै छी? ये बात सही है कि ना है? अचानक बोलने का लहजा बदल गया उमा देवी का। फुलवा जैसन मेहरारू की बातें सुनकर राजभर हैरान पर हैरान। सारी उम्र साथ रहकर भी क्या अपनी मेहरारू को संपूर्ण रूप से जाना जा सकता है? उमा देवी के प्रति अब तक की बनी बनाई सारी छवियां अर्रा कर गिर गईं, जैसे सूखी टहनियां गिरती हैं शाखों से। अपनी इच्छाओं को सबसे छुपा कर रखने वाली, उन्हें अपने दांतों तले दबाने वाली उसकी पत्नी आज अपनी बोली में कैसे हंस रही है।
राजभर के चेहरे से सारा विषाद टोकरी की रेत की तरह झरने लगा था। उमा देवी की बातों से जलेबी का रस चू रहा था। जलेबियों से भरी अलगनी टूटकर उमा देवी के कंधे पर गिर गई थी। जीवन की बाधा दौर में वह जीत हासिल कर चुकी थी। उसे अब कोई पीछे लंगी लगाकर गिरा ना पाएगा। वो जीवन जलेबी हासिल कर चुकी है। राजभर ने महसूस किया उसके सूखे होठों पर उमा देवी ने अपने जलेबी होठ धर दिए हैं और उन पर मिठास पसरती चली जा रही थी। वह स्वेद में डूबी मेहरारू के पहलू में खड़ा करुण रस से भींग उठा था। नमस्कार। बस कहानी यही समाप्त होती है। आप सबने इतने धैर्य से मेरी कहानी सुनी, आप सबका आभार, शुक्रिया। अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा कैसी लगी कहानी। ये कोरोना काल और कोरोना के बाद के प्रभावों को लेकर ये कहानी है कि कैसे एक फैमिली, ज़्यादातर परिवारों को यही सामना करना पड़ा था, तो कैसे एक परिवार जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, कैसे उन्होंने इस महामारी का सामना किया उस दौर का, और कैसे उससे बाहर निकले, और कैसे अपने स्वाभिमान को बचाया। तो कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया जन सरोकार मंच और आप सबका।